नमस्कार, 24 के सिंहासन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। तो देखिए, शुरुआत करते हैं 24 के सिंहासन की। आज पहले चरण की वोटिंग हुई है और वोटिंग पर अब खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव में आज से 47 दिन के महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज पहले चरण की वोटिंग हुई है। पहले चरण में देश के 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोट डाले गए हैं। वोटिंग शुरू होने के बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा से लेकर मेघालय में वोटिंग देखने को मिली, तो वहीं यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में भी वोटरों में जोश देखने को मिला है। पहले चरण में पश्चिम बंगाल की 4, यूपी की 8 और बिहार की 4 सीटों पर वोट डाले गए। और इसी बीच पीएम मोदी ने यूपी के अमरोहा में चुनावी हुंकार भरी। यहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इसके बाद मध्य प्रदेश के दमोह और महाराष्ट्र के वर्धा में भी चुनावी सभा पर विपक्ष पर करारा प्रहार किया। तो उधर पहले चरण की वोटिंग के बीच कई दिग्गजों ने दूसरे फेज के लिए नामांकन दाखिल किया है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर से अपना पर्चा दाखिल किया। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के विदिशा से पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन कर रोड शो भी किया और अपना पर्चा दाखिल किया। तो जनता ने ईवीएम की मशीन में नेताओं की किस्मत को कैद कर दिया है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए हर संभव इंतजाम किए हुए थे। उधर राजनीतिक दल भी एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आए। तो वहीं लोकतंत्र के पर्व में देश के ज्यादातर नागरिकों ने हिस्सा लिया है। एक तरफ अभिनेता ने संविधान से मिले अधिकार का इस्तेमाल किया, तो दूसरी तरफ राजनीति के दिग्गजों ने भी पोलिंग बूथ पर पहुंच करके वोट डाला है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान और उनकी पत्नी सुनीता बालियान ने भी कुटुबा में एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। यहां उनका मुकाबला सपा के हरेंद्र सिंह मलिक और बसपा के दारा सिंह प्रजापति से है। वहीं तमिलनाडु का अगर जिक्र किया जाए तो तमिलनाडु में इस बार का लोकसभा चुनाव बेहद ही दिलचस्प है। त्रिकोणीय मुकाबले में द्रुमुक कांग्रेस के सामने अपने वर्चस्व को कायम रखने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी के अन्ना मलाई अपने लिए जमीन भी तलाश रही हैं। इसके साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर पहले चरण में ही चुनाव संपन्न हुआ है। देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव हम बड़े उत्साह के साथ मना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि हमारे पूरे देश के नागरिक ये जो मतदान का अधिकार है ये उनका कर्तव्य भी है और एक प्रकार से एक जिम्मेदारी भी है और देश के सभी लोग मतदान का अधिकार पूरी तरह से उसका उपयोग करेंगे। और नागपुर में मैं खास तौर से मतदाताओं को अपील करूंगा कि यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए जल्दी आकर वो वोटिंग करें। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि पिछले बार 54% वोटिंग हुआ था, इस बार 75% तक वोटिंग ले जाने का हम सबका संकल्प है, उसमें हम कामयाब होने की कोशिश करेंगे। और मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान में कुछ यादगार तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें तमिलनाडु में 102 साल की बुजुर्ग महिला ने रेड्डी आश्रम में अपना वोट डाला। वहीं महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे ने मतदान किया है। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें थी और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ज्योति आमगे का जन्म 16 दिसंबर को साल 1993 में नागपुर में हुआ था। ज्योति की हाइट महज 2 फुट यानी कि 63 सेंटीमीटर है, जबकि मध्य प्रदेश के बालाघाट में मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय धीमन टोला में नवविवाहित दुल्हन ने शादी के जोड़े में ही वोट किया। तो ये कुछ अद्भुत तस्वीरें निकल कर आई हैं। आप देख रहे हैं 102 साल की महिला ने वोट डाला। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, दुनिया की सबसे छोटी महिला ने मतदान किया है। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं नवविवाहिता ने जो जोड़ा था वो वोट डालते हुए नजर आए, यानी कि पहले मतदान उन्होंने किया है
और ये बड़ी जिम्मेदारी होती है हर किसी की कि वो पहले मतदान करे। और लगभग न्यूज़ इंडिया भी ये संदेश दे रहा था अपने सभी दर्शकों को कि अपने घर से बाहर निकले, मतदान करें और अपने लिए सही सरकार का चुनाव करें। तो 3 तस्वीरें आज दिन भर छाई रही और काफ़ी अद्भुत और अच्छी ये तस्वीरें हैं जो एक संदेश भी देती हैं। अगर 102 वर्ष की एक महिला वोट डालने पहुंच सकती है तो जो लोग बिल्कुल सही हैं, जो आराम से चल सकते हैं और देश के लिए एक बड़ा काम करने की उनकी जिम्मेदारी भी है कि वोटिंग करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। और ये मिसाल है ये महिला। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं और राज्यलक्ष्मी जोशी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक है वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अश्विनी मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। तो जिस तरह से आज हमने देखा कि तकरीबन 60% मतदान हुआ है पहले फेज की वोटिंग, और इसे आप किस तरह से देखते हैं अश्विनी जी? क्या ये मतदान आपको सही लगता है? क्या ये एवरेज है, उससे ज़्यादा है, कम समझते हैं? कम हुआ है। हालांकि अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें कि एक्सेप्शनली वहां पर ज्यादा मतदान हुआ है, बाकी जगह एवरेज से कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में खासकर एवरेज से कम हुआ है। आने वाले समय मुझे लगता है जो ओवरऑल वोटिंग परसेंट रहता है 2014 में या 2019 में 70% रहा है, अभी उस हिसाब से मतदान देखने को नहीं मिला। हालांकि इस बार जो मतदान था वो एक तरीके से उन सीटों पर था जहां भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बहुत ज्यादा नहीं थी। तो ये एक सिंबल भी हो सकता है कि हमने देखा पार्टी के पक्ष में जब वोट पड़ते हैं, जब ज्यादा वोट पड़ते हैं तो पोलिंग परसेंट बढ़ता है। क्योंकि अभी सारी सीटें वैसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी शायद 20-25 सीट पर स्ट्रांग है, बाकी पूरा तमिलनाडु है और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग नहीं है। तो वो भी एक कारण हो सकता है लो वोटिंग परसेंटेज का, पर डेफिनेटली एवरेज से थोड़ा सा लो वोटिंग परसेंटेज ही रहा है। जी ठीक है, देखिए हमारे साथ राजलक्ष्मी जी भी जुड़ी हुई है। राजलक्ष्मी जी, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज जो रहा है वो बिहार में रहा है। 4 सीटों पर आज वोटिंग हुई है और सबसे कम रहा है 47.49 पर ही सिमट करके रह गया। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगता है, क्या रही है? देखिए अभी ऐसा है कि अभी हम लोग आज तो कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो ओल्ड स्कूल बोलते हैं ना हम, कि जो कहते हैं कि जैसे हम मेरे को पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो अगर ऐसा दिखता है कि जो बहुत बड़ा पोलिंग हुआ है, बहुत ज्यादा परसेंटेज हुआ है, तो कहते हैं कि ये जैसे एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन आजकल क्या है कि ये हम लोग एक्चुअली कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। और आज के विषय में ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा गर्मी है हर जगह, देखिए हीट वेव चल रहा है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है मेरे लिए, कि हम सब के लिए, कि ये इतना कम परसेंटेज क्यों हुआ। हालांकि ये भी है कि आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में थोड़ा अच्छा ही वोटिंग हुआ है, लेकिन फिर भी बिहार में बहुत कम हुआ है। इसका ये एक संकेत ऐसा भी हो सकता है कि लोग शायद ये भी सोच रहे हो, मतलब अगर हम लोग वो ओल्ड स्कूल के हिसाब से अगर सोचे तो बिहार में शायद लोग नहीं चाहते हो कि बहुत ज्यादा फर्क पड़े, बहुत ज्यादा जो पहले का जो। देखिए राजलक्ष्मी जी, जैसा आप जिक्र कर रही है कि बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि वोट डले या ना डले, कौन नेता बने कौन ना बने, इससे कोई फर्क बिहार की जनता को नहीं पड़ता है। लेकिन इसके पीछे की भी कोई वजह रही होगी, उदासीनता रही होगी, नेताओं से नाराजगी रही होगी, तभी जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई भी आए कोई भी जाए, क्या करना? नहीं, ऐसा नहीं। वो जैसे मैंने क्या कहा कि ओल्ड स्कूल में ऐसा है कि अगर वो कोई चेंज चाहते हो तो बड़ी संख्या में जाकर वोट करते हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब पहले के जमाने में तो ऐसा ही होता था। तो अब अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो फिर ऐसा सोच सकते हैं कि शायद बिहार की जनता नहीं चाहती हो कि कोई ज्यादा बदलाव आए, कि वो चाहते हैं कि अभी पहले जो था कि भाजपा और जेडीयू का जो सरकार थी, मतलब वो वहाँ के जो एमपी थे, तो वो शायद नहीं चाहते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें फर्क पड़े। तो ये एक संकेत हो सकता है बिहार के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी देखिए आज भी अगर आप देखें तो अर्बन एरियाज में बहुत कम परसेंटेज में हुई है वोटिंग। तो ये जो है, अगर गर्मी भी हो या कुछ भी हो, लोगों ने बाहर निकल के करना चाहिए। अगर आप
फेवर में भी हो या अगेंस्ट हो या जो भी है, बिल्कुल ये मतदान एक जरूर आपका करना अधिकार चाहिए, है। लेकिन जो परसेंटेज आया है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइंग नहीं है। अश्विनी जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 77% का ये आंकड़ा पहुंचा है, तो यहाँ बदलाव के संकेत दिख रहे हैं? जी बदलाव का तो नहीं पता, क्योंकि पिछली बार भी इन सीटों पर आंकड़ा काफी हद तक ऐसा ही था। ऐसा नहीं था कि पिछली बार पोलिंग परसेंटेज इन सीट पे कम था। अच्छा। हालांकि मुझे ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में इस बार टक्कर जरूर काटे की है। जैसा पिछली बार भी थी, एक्चुअली में देखा जाए पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 18 सीट लेकर के आई थी पश्चिम बंगाल में। इस बार मुझे लगता है वहां प्रदर्शन इनका अच्छा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अच्छी सीटें हैं इस फेज में, मुझे लगता है कुछ सीटें पश्चिम बंगाल में हो सकती हैं। उत्तराखंड पूरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत। उत्तराखंड से एक शायद हरिद्वार की सीट हम छोड़ दें जहां पर फाइट है, बाकी सब सीटों भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उत्तराखंड में कर रही है। उत्तराखंड है कुछ। हालांकि यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी में मुझे लगता है 8 में से 7 सीटों पर चुनाव फंसा हुआ है। एक पीलीभीत सीट भले ही जो है भारतीय जनता पार्टी की डोमिनेंट बोली जा सकती है, क्योंकि वहाँ ट्रेडिशनली भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। हालांकि इस बार वरुण गांधी नहीं है वहां पर, तो हो सकता है इस बार वहां पर फाइट हो, लेकिन बाकी जो 7 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, वहां पर फाइट ही फाइट है। तो मेरा जो आकलन कहता है, मुझे ये लगता है कि ये हमने ट्रेंड देखा है, जब बहुत पोलिंग परसेंट बढ़ता है, जब वोटिंग परसेंट ज्यादा बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रो वोटिंग होती है। हमने 2014 में देखा कि 52% से एकदम से 68% पोलिंग परसेंट गया, जो ऑन एन एवरेज 52-53% रहता था, और भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आई। 2019 में भी यही हुआ। इस बार लो पोलिंग परसेंट का एक आकलन ये भी कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले कहा कि हो सकता है जो भी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए बाहुल्य सीटें नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर इंडिया गठबंधन का पहला फेज है। पूरा तमिलनाडु है 40 सीटों का, छत्तीसगढ़ की कुछ सीटें निकालते हैं, राजस्थान में भी कांटे की टक्कर है जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड है, जो इस फेज का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध वोट कर रहा है, इसलिए कम वोटिंग परसेंट हो रही है। ठीक है अश्वनी जी, देखिए हम जब वेस्ट बंगाल को लेकर यानी पश्चिम बंगाल को लेकर के जब बातचीत कर रहे हैं, आज ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया जिसमें ममता बनर्जी ने खुलकर ये कहा है कि वो इंडी गठबंधन के साथ नहीं है। जनता से अपील जो की है वो टीएमसी को सिर्फ वोट देने की अपील ममता बनर्जी की तरफ से की गई है। ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी पकड़ है, इस चीज को भी हम साइडलाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या लगता है इस बयान से कहीं ना कहीं जनता पर असर पड़ेगा और इंडी गठबंधन को नुकसान हो सकता है? पश्चिम बंगाल में तो वैसे भी गठबंधन नहीं है। ये उसमें उन्होंने कुछ गलत बात नहीं कही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनका ये मानना है कि अगर वो गठबंधन करते तो शायद पश्चिम बंगाल में टीएमसी को नुकसान होता, कांग्रेस स्ट्रांग होती। कोई भी पार्टी जो है दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन अपने फायदे के लिए करती है, अपने नुकसान के लिए नहीं करते, और ये बात टीएमसी बखूबी जानती है। यही कारण है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गठबंधन नहीं किया और दिल्ली में किया है। तो उनका बयान कोई ऐसा बयान नहीं है जो सरप्राइज हो। ये बयान वो पहले भी दे चुकी हैं, पहले भी ऐसी बातें कर चुकी हैं। उन्होंने ये भी बोला था कि कांग्रेस 40 ऊपर सीट नहीं जीतेगी, जब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोला था। तो मुझे नहीं लगता कि इसका पोलिंग पे बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि वोटर को पता है कि ममता जी क्या बोलेंगी, क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, जो तरीका है, वो बहुत बार देखा गया है, पहली बार नहीं हुआ ऐसा। जी ठीक है, बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, आप क्या मानती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेंड इन्होंने सेट कर दिया है कि ठीक है हम इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, ऐसे में अभी 6 फेज और बचे हैं वोटिंग के, तो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव पड़ेगा। लोगों को ये भरोसा नहीं होगा कि इंडी गठबंधन एकजुट है, और ये बहुत बड़ा सवाल है, जब आप एकजुट है ही नहीं तो काम कैसे करेंगे? वहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला उन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ बोल दिया है। जैसे टीएमसी ने भी कह दिया था कि हमको कांग्रेस की जरूरत नहीं है, और कांग्रेस में भी देखिए जो नहीं, तो इससे फिर ये हुआ ना राजलक्ष्मी जी, नुकसान ज्यादा हो रहा है इस गठबंधन के बनने से, क्योंकि कांग्रेस अगर अपने आप इस चुनाव को लड़ती तो ज्यादा बेहतर सीटें ला सकती थी, ये तो नुकसान में गया। कांग्रेस की स्थिति अभी आज पश्चिम बंगाल में बहुत ही बुरी है, वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप इतने वर्षों से अगर देखते हैं तो वो पहले तो वो हो सकता है कि वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी थी, लेकिन आज वो तीसरे नंबर पे है। तो वो जो है वो न मतलब अगर पहले या दूसरे नंबर पे भले टीएमसी आए या भाजपा आए, वो तीसरे नंबर पे है कांग्रेस, और वो भी उनको कोई भी सीट मिलना भी बहुत मुश्किल है आज पश्चिम बंगाल में। तो इसीलिए तो ममता दीदी उनको कोई भी मतलब वो या तो 1 या 2 सीट देना चाहती थी, या तो फिर देना ही नहीं चाहती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि हम गठबंधन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बहुत ही बुरी स्थिति है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि एक दूसरे की वोट अभी कट करने वाले हैं, क्योंकि यही नहीं चाहती ममता दीदी, इसीलिए उन्होंने आज स्पष्टीकरण कर दिया, क्योंकि उनको पता है
कि दोनों के हो सकता है कि कुछ ओवरलैप हो बिल्कुल वोट राजलक्ष्मी जी, बैंक और में। स्पष्टीकरण करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अश्वनी जी कुछ कह रहे थे। जी, हम लोग बार-बार कांग्रेस का आकलन इस तरीके से कर रहे हैं कि कांग्रेस का फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। एक्चुअली में इंडिया गठबंधन जो बनाया गया था, उसका मूल उद्देश्य था भारतीय जनता पार्टी को सत्ता ना देना। कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस की 100 सीट आए या 120 सीट आए या 80 सीट आए, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस ये बात मान चुकी है कि चाहे वो 80 लाए, चाहे 120 लाए, चाहे 180 लाए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से नहीं रोक सकते हैं तो उनके लिए सारे गठबंधन बेकार है। और यही कारण है कांग्रेस ने इस बार हर जगह, हर राज्य में, हर पार्टी के साथ समझौता किया है और खुद को बहुत सेक्रीफाइस किया है। हालांकि ये देखना चाहिए था क्षेत्रीय पार्टियों को, अगर ये चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ लेती जी। तो ये मान के चलिए आप बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया हो जाता। इस इंडिया गठबंधन ने बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियों को जीवन दान दिया है। अखिलेश यादव का उदाहरण ले लो आप, डीएमके का उदाहरण ले लो आप। डीएमके इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तमिलनाडु में इस बार, जो वहां पर आकलन होके आ रहा है कि डीएमके बहुत अच्छा लेकिन परफॉर्म अश्वनी जी, करेगी। अखिलेश यादव जी। का आपने नाम लिया, उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस से तो ज्यादा अच्छी स्थिति है समाजवादी पार्टी की। नहीं, आप विधानसभा से आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ऐसे आप स्थिति वाइज देखेंगे तो कांग्रेस की स्थिति आरजेडी से बेहतर थी। 40 में 39 सीट बीजेपी की थी और एक इकलौती सीट थी बिहार में, वो कांग्रेस की थी, आरजेडी की नहीं थी। तो आप जो है विधानसभा का नहीं, आकलन लेकिन लोकसभा लोकसभा से में भी नहीं कर उत्तर प्रदेश सकते। में कांग्रेस तो सिर्फ एक ही सीट पर है। जी, मान लिया कांग्रेस एक सीट पर है और समाजवादी पार्टी के पास भी 2 या 3 सीटें थी, उनके बाकी कैंडिडेट जा चुके थे, 5 जीते थे और उसमें से काफी छोड़ के जा चुके थे। आकलन वो नहीं है, आकलन है कि जो वोटर का मत होता है, जो वोटर का रुझान होता है। इस बार का ये श्योर था, ये वोटर का बार-बार पत्रकार लोग बोलते रहे थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक साथ चुनाव नहीं लड़े, और ये बात ठीक है। अखिलेश जानते भी थे। यही कारण है कि एक वोट शिफ्ट जो शायद 2027 पे बहुत इंपैक्ट मारता, वो वोट शिफ्ट अब नहीं हो पाएगा। ठीक जी। है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। बता दें अपने दर्शकों को कि आज देश भर के 21 राज्यों में कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और इस दौरान शाम 6 बजे तक पूरे देश में 59.71% चुनाव हुए। इसके साथ ही बता दें कि कई राज्यों में शाम 5 बजे तक भी चुनाव हुए और इसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल है। खास बात यह है कि बिहार जैसे बड़े राज्य में सिर्फ 46.32% ही वोटिंग हो पाई और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में 77.55% वोटिंग हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह आंकड़ा 57.61% रहा है। त्रिपुरा में 79.90 और बिहार में सबसे कम 47.49% वोटिंग हुई है। पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और इस दौरान देश भर के लगभग 9 सेंट्रल मिनिस्टर, 2 पूर्व सीएम और 1 पूर्व राज्यपाल भी शामिल थे। इस तरह से इन लोगों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक पहले फेज में 16.63 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने भाग लिया और इसमें से 8.4 करोड़ पुरुष और 8.23 करोड़ महिला वोटर्स थे। तो खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। राजलक्ष्मी जी और अश्वनी जी, राजलक्ष्मी जी आपका रुख करना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश का ही जिक्र अब हो रहा था तो उत्तर प्रदेश को लेकर ही चर्चा कर लेते हैं। पश्चिमी बेल्ट में आज वोटिंग हुई है, 8 सीटों पर मतदान हुआ है। बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है और दूसरी तरफ एसपी और कांग्रेस का गठबंधन है। बीएसपी भी चुनावी मैदान में है, लेकिन सबसे अहम जिक्र करना हो जाता है बीजेपी और आरएलडी को लेकर के। आरएलडी को लेकर के सवाल ये उठ रहे हैं कि कभी भी चौधरी चरण सिंह ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, अजीत सिंह ने बीजेपी का साथ नहीं दिया, अब जयंत ने साथ दिया है। किसान लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों की आवाज जो है वो बीजेपी नहीं उठा रही है, तो अच्छी खासी नाराजगी किसानों के बीच है इस गठबंधन को लेकर भी। देखिए, एमएसपी के अगर विषय में आप बात करते हैं तो जो कांग्रेस ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा है उसमें उन्होंने पूरी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं किया है कि कितने धान्यों के लिए वो एमएसपी देने वाले हैं, और सच बोलूं तो उनके जो फॉर्मूले में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो क्या फॉर्मूला अपनाने वाले हैं। तो उन्होंने वो जो है वो थोड़ा सा साइड में रख दिया है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए। तो इसके ऊपर पूरी स्पष्टीकरण नहीं हुई है अभी। और जो एमएसपी के विषय में भी हो या और अन्य विषय में भी हो, किसान पूरी तरीके से कांग्रेस पे अभी आज भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो उनको लेकिन जो है थोड़ा सा ज्यादा भरोसा है जयंत चौधरी पे। और अभी जो पिछले बार जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भी नुकसान हुआ था भाजपा का, वो जयंत चौधरी और
जो बीएसपी की वजह से ही हुआ था। तो जो आज बीएसपी का थोड़ा सा उधर इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि उधर के बहुत ज्यादा वरिष्ठ नेता आ गए हैं बीएसपी में। तो और जयंत चौधरी की जो होल्ड है, जो पकड़ है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसका मुझे लगता है बहुत अच्छा असर पड़ेगा भाजपा के अभी इस बार के जो ये जो 8 सीटें हैं, तो उन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये आज का जो ये फेज था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि ये सारे जो सीट्स है, जैसे तमिलनाडु में हुए या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए, ये सब जो है ये भारतीय जनता पार्टी उसमें थोड़ी सी पिछले बार कमजोर नजर आ रही थी। तो इस बार उनके लिए ये थोड़ा सा टेस्टिंग टाइम है। तो मुझे लगता है कि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है ये दोनों फैक्टर्स जो हैं उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और ये भी है कि अभी जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी थोड़ा सा असर पड़ेगा ही। और अभी परसों ही जो रामनवमी की भी जो सूर्य तिलक की जो प्रक्रिया हुई, तो मुझे लगता है ये सब जो है उसका भी थोड़ा सा असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसका यानी आप ये कहना चाह रहे हैं राम मंदिर का जो मुद्दा था, काफी बड़ा मुद्दा था और बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे रखा हुआ था, तो अब इसका जो प्रभाव है वो दिख रहा है। अश्विनी जी, क्या आप भी यही मानते हैं कि मोदी की गारंटी काम आई, राम मंदिर अयोध्या का जो मुद्दा है वो काम आया? अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश में तो प्रभावी होगा ही, क्योंकि अयोध्या उत्तर प्रदेश में आता है। हालांकि अभी हमने एक रिसेंट में पोल देखा था CSDS का, इसमें हमने ये जाना था कि जो धर्म विशेष का मुद्दा है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है या राम मंदिर का मुद्दा है, वो महज 6 से 8% लोग उससे सरोकार रखते हैं, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इंडिया वाइज अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता इतना इफेक्टिव है। हालांकि उत्तर प्रदेश में उसका असर पड़ेगा, अब उसका असर पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा ये भी एक विषय है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज जो चुनाव हुए हैं 8 सीटों में, उसमें से 7 सीटें ऑलमोस्ट मुस्लिम बाहुल्य SC/ST बाहुल्य सीटें हैं, जहां पर यह माना जाता है कि उनको कहीं ना कहीं एक अपर कास्ट दबाती रही है, उनका शोषण होता रहा है। तो अगर आप वहां पर हिंदुत्व की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, तो ये आपको रिवर्स इफेक्ट भी मार सकता है। और यही कारण है, आज काफी लोगों से मैंने बातचीत किया और कोई भी पत्रकार, कोई भी सीनियर जर्नलिस्ट ये कहने को रेडी नहीं है कि कोई सीट कोई क्लियरली जीत रहा है, क्योंकि इस बार चुनाव 8 की 8 सीटों पर, एटलीस्ट जो ये 8 सीटें हैं, इन पर बहुत कांटे का चुनाव है। और आप देखेंगे जब परिणाम आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि चुनाव में जो अंतर होता है ना पोलिंग का या जो जीतने का, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये 8 सीटें ऐसी हैं जहां पहले भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीट निकाली थी, इस बार 4 निकाल पाएगी, 5 जाएंगी या 3 रह जाएंगी, ये भी कोई श्योर नहीं है। जी, मोदी मैजिक कितना चलेगा, क्योंकि मोदी की गारंटी की बात हो रही है, सरकार के बाकी काम तो नहीं गिनाए जा रहे। जी, मोदी मैजिक, देखिए मोदी एक चेहरा तो है, इसको नकारना कोई नहीं नकार सकता, और उन्होंने अपने चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है 2014 में। उसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है, और विपक्ष को समझना होगा कि इसको कैसे काउंटर करना है। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि पूरा का पूरा चुनाव सिर्फ मोदी मैजिक पर हो रहा है, मुद्दों पर नहीं हो रहा है, जो कि आम मुद्दे होने चाहिए चुनाव के, जो कि हर चुनाव के मुद्दे होने चाहिए। रोजगार मुद्दा होना चाहिए, क्या कहते हैं, करप्शन मुद्दा होना चाहिए। अश्वनी जी, मुद्दा तो विपक्ष की तरफ से तो महंगाई और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। मैनिफेस्टो में भी महंगाई और बेरोजगारी जब गायब था, तब भी विपक्ष ने जोर शोर से अपनी आवाज उठाई थी कि मैनिफेस्टो में ये सब मुद्दे कहाँ गए। जी, विपक्ष की आवाज जनता तक पहुंच नहीं रही है, ये सबसे बड़ा विषय है। दूसरा, मुझे लगता है, आपको मैं उदाहरण देता हूं, आप राजस्थान के चुनाव को लें। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है अभी प्रदेश में, फिर भी राजस्थान में अगर आप रैलियां देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी भी वहां कई बार गए, राजनाथ सिंह गए, JP नड्डा गए, और बहुत लोगों ने रैलियां की। जबकि आप विपक्ष की अगर बात करें तो एक बार सोनिया गांधी गई, 2 बार राहुल गांधी गए, 2 बार प्रियंका गांधी गए, और 1 बार शायद खड़गे जी गए। आप जहां कमजोर हैं वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विपक्ष की एक जो नाकामी की वजह है वो यही है कि आप जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं अपने मुद्दे, और ये उनको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। मोदी मैजिक यही है कि मोदी अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, ये चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं 24 का सिंहासन। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले चरण में विपक्ष पर जिस तरह से सियासी बाण भेजने के बाद पीएम मोदी ने दूसरे फेज के लिए चुनावी जनसभाओं का आगाज किया,
दूसरे चरण की चुनावी हुंकार पीएम मोदी ने यूपी के अमरोहा से भरी। यहां पीएम मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हमला बोला। उन्होंने कहा कि हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश के दमोह में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी हुंकार भरी और यहां पीएम मोदी ने शूरवीरों और योद्धाओं की धरती बताते हुए इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद और भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी की गारंटी बेचैन कर रही है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर भी पड़ोसी देश पाकिस्तान पर हमला बोला। पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर तंज कसते हुए कहा कि जो देश आतंक का सप्लायर था वो अब आटे के लिए तरस रहा है और ऐसे हालातों में भारत दुनिया में सबसे तेजी से विकसित हो रहा है। और इसी बीच मोदी की गारंटी का मतलब भी समझाया। उन्होंने बताया कि गारंटी को पूरा करने की गारंटी है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है, संविधान से मिले इस अधिकार का उपयोग जरूर करें और विशेष करके मैं मेरे युवाओं से आग्रह करूंगा जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वे ऐसा मौका जाने न दें, वो अवश्य वोट करें। 2024 का लोकसभा चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। इस चुनाव में आपका एक एक वोट भारत के भाग्य को सुनिश्चित करने वाला है। अमरोहा की ढोलक को भाजपा की सरकार ने जीआई टैग देकर पूरी दुनिया में पहचान दिलवाई है। आज अमरोहा की एक ही थाप है, कमल छाप। साथियों, अमरोहा केवल ढोलक ही नहीं, देश का डंका भी बजाता है। लेकिन इंडी गठबंधन के लोगों की सारी शक्ति गांव देहात को पिछड़ा बनाए रखने में लगती है। इस मानसिकता का सबसे बड़ा नुकसान अमरोहा और पश्चिमी यूपी जैसे क्षेत्रों को उठाना पड़ा है। इंडी गठबंधन वालों के दौर में यूपी की पहचान पिछड़ेपन के कारण होती थी। यूपी में एक बार फिर दो शाहजादों की जोड़ी, उनकी फिल्म का शूटिंग चल रहा है आजकल, और ये दो शाहजादों की फिल्म का पहले ही रिजेक्शन हो चुका है। हर बार ये लोग परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की टोकरी उठाकर यूपी की जनता से वोट मांगने निकल पड़ते हैं। अपने इस अभियान में ये लोग हमारी आस्था पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कांग्रेस की सरकार अगर रही होती तो भारत में बना तेजस फाइटर प्लेन भी आसमान की बुलंदियां नहीं देख पाता। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। यही लोग हैं जो बुलाने के बाद भी अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। इतना ही नहीं, उन्होंने निमंत्रण को ठुकरा दिया। और ये सारा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए करते हैं। 2014 से पहले देश में चारों तरफ
निराशा का माहौल था। 2014 में मोदी आपके बीच एक उम्मीद लेकर के आया था और आपने आशीर्वाद दिया। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केरल के वायनाड में रोड शो किया है। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक रोड शो में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर के निशाना साधा। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस को देश की परवाह नहीं है। वे वंशवाद द्वारा शासन में विश्वास करते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। केरल में चुनावी हुंकार के बाद नड्डा ने केरल के तिरुवनंतपुरम में रोड शो भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री और तिरुवनंतपुरम निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी राजीव चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। This is an election which is not only an election where you elect Shri C. Krishna Kumar. This is an election where you decide that India has to become a developed nation under the dynamic leadership of Prime Minister Modi. This is the issue of election. Friends, you have to select between the parties. On one hand, you find UDF and LDF. Both what they have done, both have propagated the politics of destruction. Both have propagated the politics of division. And both have supported the politics of violence and politics of blood. और लगातार पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है राजलक्ष्मी और अश्वनी गीतू। बिल्कुल। और यहाँ पर अश्विनी जी आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार साउथ पर इस वक्त बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो क्या मिशन साउथ को पूरा किए बिना 370 का आंकड़ा पार करना चुनौती रहेगा बीजेपी के लिए? 370 मिशन साउथ भी नहीं करा सकता है, मेरा आंकलन तो ये है। मुझे ये लगता है कि जो नॉर्थ बेल्ट है, सो कॉल्ड हिंदी बेल्ट है, वहाँ भाजपा सिचुएशन से ज्यादा डिक्लाइन पे है। अगर आप 2019 के कंपेयर करेंगे इस बार के परिणाम में, तो आपको दिखेगा कि नॉर्थ से जो सो कॉल्ड नॉर्थ है उनका उससे उतनी सीटें आने की संभावना थोड़ी कम है। एक तो सीट कम हो सकती है, उसमें एक राजस्थान बड़ा प्रदेश है जहां पर उनकी सीटें कम होने की संभावना है, और दूसरा बिहार है जहां पर पिछली बार 40 में 39 आई थी, 28 में 25 आई थी राजस्थान में। मुझे याद नहीं एग्जैक्ट आंकड़ा का, बट ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप था राजस्थान में भी। तो ये दो प्रदेश नॉर्थ में है। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में भी सीटें कुछ कम होंगी, महाराष्ट्र में भी कुछ कम होंगी, जो पिछली बार 42 थी वो भी कम होंगी। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जो 273 का आंकड़ा आया, जो पहले 303 लाए थे या 313 लाए थे एनडीए में, उस आंकड़े को छूने के लिए भी उनको कहीं ना कहीं नए ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। टीडीपी उनका एक अच्छा गठबंधन है, आंध्र प्रदेश में उनकी कुछ सीटें बढ़ेंगी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी साउथ में अपना ग्राउंड ढूंढ रही है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में तो नहीं, इस इलेक्शन में हो सकता है एक आध सीट निकल जाए, उनका वोट प्रतिशत जरूर बढ़ेगा, पर लॉन्ग रन में भारतीय जनता पार्टी को साउथ में फायदा जरूर होगा, जिस हिसाब की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी अश्वनी जी ये समझा जाए कि वोटिंग परसेंटेज भले ही बढ़ेगा, लेकिन जो नारा दिया जा रहा है एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार, ये पार कर पाना थोड़ा मुश्किल है। राजलक्ष्मी जी, संभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, संभव नहीं है, अब प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है राजलक्ष्मी जी, क्या आप भी इस बात से एग्री करती हैं कि संभव नहीं है? साथ ही देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव में वादे और दावों का अच्छा खासा असर जनता पर पड़ता है। बीजेपी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि हम 400 पार जाएंगे, यूपी में 80 पार जाएंगे, राजस्थान में 25 पार जाएंगे, 25 की 25 हमारी आएगी, उत्तराखंड में भी हम क्लीन स्वीप कर देंगे। ये लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। लेकिन इंडिया अलायंस का हम जिक्र करें तो इंडिया अलायंस की तरफ से कभी भी इस तरीके का बयान हमने नहीं देखा कि उन्होंने कहा हो कि हम इतनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे। ना तो किसी राज्य को लेकर के उन्होंने पर्टिकुलर सीट कही है और ना ही पूरे देश को लेकर। ये वो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो टारगेट बनाया है दोनों जो गठबंधन है, एनडीए ने और इंडिया अलायंस ने, दोनों के आप देखिए कि टारगेट में भी बहुत अंतर है। एक तो आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी और खास और एनडीए ने इतना बड़ा अपने लिए जो टारगेट बना के रखा है, वो जो मतलब अपने
रूलिंग पार्टी बनने से तो बहुत दूर है। मतलब अभी आज हम लोग 272 की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम लोग 400 की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने लिए इतना बड़ा टारगेट बना दिया है कि अगर समझे 400 नहीं पार कर पाए तो भी वो रूलिंग पार्टी तो बिल्कुल बनेगी बनेगी। लेकिन उसी जगह पे आप देखिए कि ये जो इंडी गठबंधन है, उन्होंने अपने लिए कोई टारगेट ही नहीं बनाया है। वो केवल मतलब ऐसे ही कुछ इधर उधर के आंकड़े बताते रहते कभी कि हाँ हम 150 पार करेंगे, 180, और वो भी भाजपा के लिए कहती है कि राहुल गांधी कहते रहते हैं कि नहीं हमने सोचा था कि 180 पार करेंगे, अभी तो 100 मतलब 150 भी नहीं हो पाएगा। तो वो खुद के लिए उन्होंने कोई टारगेट ही नहीं सेट किया है। और न ही जैसे मिश्रा जी बता रहे थे कि देखिए उनके जो एफर्ट्स हैं वो ऐसे हैं कि या तो हम वैसे भी जीतने वाले नहीं है तो यहाँ पे हम एफर्ट क्यों डालें, हम यहाँ पे प्रयास ही नहीं करते। तो वो जो उनका जो ये जो मानसिकता है ना, वही बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। और एक बात मैं कहना चाहती थी कि राम मंदिर का इशू इसलिए बड़ा है क्योंकि देखिए वो भले ही अगर लोगों को आस्था हो या ना हो, लेकिन उससे एक बात दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में इतने बड़े बड़े जो वादे किए थे, राम मंदिर का हो, 370 का हो, जो भी मतलब उन्होंने वादे लिए थे वो पूरा करती है। ये एक मानसिकता दर्शाती है। तो उनको एक बोलने के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, एक टारगेट सेट करना जरूरी होता है, चाहे वो परीक्षाएं हो, चाहे चुनाव हो, चाहे फिर लाइफ हो। हर चीज का एक टारगेट सेट करना जरूरी होता है ताकि हम वो हासिल करने के लिए मेहनत करें। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल एक खबर दर्शकों को बताते हैं। पहले चरण का मतदान पूरा हो गया है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर से अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। अमित शाह लगातार दूसरी बार गांधीनगर से बतौर बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन कर चुके हैं। यहाँ 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में यहाँ पर मतदान होना है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से अपना पर्चा दाखिल किया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस सीट से 5 बार शिवराज सिंह चौहान इस सीट से सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 6ठी बार बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर विदिशा लोकसभा सीट से इस बार वो उम्मीदवार है। जबकि बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नॉमिनेशन दाखिल किया है। शिवराज सिंह चौहान ने जब नॉमिनेशन दाखिल किया उस वक्त शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं भाग्यशाली हूं कि पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझे एक बार फिर से विदिशा के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। बीजेपी फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने दूसरी बार बेगूसराय से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। जबकि AIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। 4 बार ओवैसी यहां से सांसद रह चुके हैं। इससे पहले का जिक्र किया जाए तो 6 बार लगातार उनके पिता यहां से सांसद थे। इस बार हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी को कड़ी टक्कर मिल सकती है। ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में बीजेपी ने माधवी लता को अपना उम्मीदवार बनाया है। अपने बयानों को लेकर के चर्चा में बने रहने वाले माधवी लता जोर शोर से चुनावी प्रचार कर रही हैं। यहां 13 मई को यानी कि तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। पहली तस्वीर गांधीनगर से आपको दिखा रही हैं जहां से बीजेपी प्रत्याशी है अमित शाह और आज नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की विदिशा लोकसभा सीट से आपको दिखा रहे हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान ने आज अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। बेगूसराय से भी बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने आज पर्चा भरा है। तो वहीं AIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। तो ये 4 तस्वीरें आपको बता रहे हैं और आपको बता दें कि तीसरे चरण में यानी कि 13 मई को यहाँ पर वोट पड़ेंगे और आज नॉमिनेशन दाखिल करने का आखिरी दिन। और मैं बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की पारंपरिक गांधीनगर लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गांधीनगर की सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। अपना यहां पर जिस तरह से नामांकन दाखिल करने के बाद अमित शाह ने कहा है कि जिस सीट से लालकृष्ण आडवाणी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रतिनिधित्व किया था, उस सीट का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनता के लिए ढेरों काम किए हैं। के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है।
मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया, और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है, उस सीट को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं पे बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है। एक कांग्रेस पार्टी के वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे जी, इतिहास उठाकर लिख दो। देश प्रदेश कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, जब देश की सीमाओं पर हमला हुआ, मेरे राजस्थान के जवानों ने शहादत दी है, शहादत दी है। तो वहीं नामांकन करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने राजस्थान के पाली में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर के हमला बोला। शाह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कि राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेना देना है। शाह ने तंज कसते हुए ये भी कहा कि खड़गे जी को इतिहास उठाकर देखना चाहिए। राज्य कोई भी हो, जब देश की सीमाओं पर हमला हुआ तो मेरे राजस्थान के जवानों ने शहादत दी है। बहन, मेरे बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजी, देश के भोपाल से विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन करने से पहले शिवराज सिंह ने अपने घर पर पूजा अर्चना की। वहीं पत्नी साधना सिंह ने घर से निकलने के पहले उनके माथे पर तिलक लगाया और जीत की कामना की। सौभाग्य है इसी धरती की सेवा करने का फिर मुझे अवसर मिला है। ये क्षेत्र मेरा परिवार है। मेरे भाई बहन, मेरे बेटा बेटी, मेरे भांजे भांजी, मेरे बुजुर्ग सब प्रसन्न हैं। उत्साह से वातावरण भरा है। सब मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और मैं सेवक, मैं सबकी सेवा करूंगा, क्योंकि इनकी सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। मेरा सौभाग्य। और वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी लोकसभा उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में समर्थन दिखाई दिया। तो एक खास पैनल लगातार हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है। सबसे पहले राजलक्ष्मी जी का रुख करना चाहेंगे। राजलक्ष्मी जी, जिस तरीके से लगातार नॉमिनेशन दाखिल करने के बाद चुनावी मैदान में बीजेपी के दिग्गज उतरे हुए हैं, तीसरे चरण में मतदान होना है और आज खुद अमित शाह ने पहले नामांकन दाखिल किया, उसके बाद चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए और देश की सीमाओं का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि देश की सीमाओं पर किस तरीके से जब भी हमला होता है तो राजस्थान के जो जवान हैं वो हमेशा शहादत के लिए तैयार रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान की उस बेल्ट को साधने की कोशिश अमित शाह कर रही हैं जहाँ पर दूसरे चरण में मतदान होने हैं। जी बिल्कुल, देखिए राजस्थान में अभी आपने देखा होगा कि अभी जो उनकी विधानसभा के इलेक्शंस हुए उसमें भी भारी मात्रा में उनको वोट्स मिली है भाजपा को। तो मतलब वो राजस्थान में हो या मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, ये जहां पर उनकी पहले से भी जो सीटें थी उनको वो वापस वैसे का वैसा रखना है। तो राजस्थान उनके लिए गढ़ है, तो फिर वो वही उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए बड़ी अचरज की बात ये है कि ये जो इंडी गठबंधन के जो भी नेता हैं वो बार बार ऐसे कुछ ना कुछ स्टेटमेंट किए जाते हैं जो पूरा मौका मिलता है एनडीए के वरिष्ठ नेताओं को कि वो इस पर टिप्पणी करें और वो पूरी तरीके से इसका फायदा उठाते हैं। देखिए जो खड़गे जी ने कहा
तो और वो जो उन्होंने कहा कि 370 का क्या लेना देना है राजस्थान से। और एक और टिप्पणी थी जहां पर देखिए छत्तीसगढ़ में जो एनकाउंटर हुआ उस पर सुप्रिया श्रीनेत कहती हैं कि वो जो शहीद हुए, तो आप नक्सलवादियों को शहीद कहते हैं, आप कहते हैं कि 370 का क्या लेना देना है राजस्थान से। तो ये सारे जो विषय है ना, ये वो पूरी तरीके से विरुद्ध जाता है कांग्रेस की। तो ये सारे विषयों को, और ये भी जो है कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो पूरी तरीके से इन्होंने छोड़ दिया था, कांग्रेस ने कभी उसको डेवलप ही नहीं किया था। तो ये सुरक्षा के विषय में ये सारे विषय जो है वो बाहर खुल के बता रहे हैं। अभी आज देखिए ब्रह्मोस को इंपोर्ट किया और उसको आज फिलीपींस वाले उसका इस्तेमाल करेंगे चाइना के विरुद्ध। तो आप सोचिए कि आज हमारा देश कितना, मतलब उनका जो रवैया है सिक्योरिटी के विषय में। और राजस्थान से आपको पता है कि बहुत ज्यादा संख्या में हमारे जो भी फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस में बिल्कुल राजलक्ष्मी जी, जो भारतीय एयरक्राफ्ट हैं अब वो बाहर जाएंगे और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल तक हम अपनी सुरक्षा के लिए सक्षम नहीं थे और बाहर से हम जो सुरक्षा यंत्र हैं वो लेते थे, लेकिन अब जो भारत में बने हुए सुरक्षा यंत्र हैं वो बाहर जा रहे हैं, चाहे वो मिसाइलें हों, चाहे एयरक्राफ्ट हो, तमाम तरह की चीज़ें जो फिलहाल मेक इन इंडिया के तहत काम हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक ये चिन्ह और ये दिखाता है कि भारत तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है। अश्विनी जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से 370 को लेकर यहाँ पर काफ़ी राजनीति हुई और विपक्ष एक तरह से हमलावर था बीजेपी पर, सरकार पर, तो ये किस तरह से असर डालेगा चुनावों पर? देखिए 370 देश का विषय था, राजस्थान का या उत्तर प्रदेश का या जम्मू कश्मीर का विषय नहीं था, हिंदुस्तान का विषय था। हालांकि राजस्थान से जब कैंपेन करने गए थे मोदी जी, तो मोदी जी ने एक मिस इन्फॉर्मेशन दी और अमित शाह मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे थे। मोदी जी ने उसमें जो वहाँ के बाबा रामदेव थे उनका लिंक जो है कश्मीर से बताया था, और कहीं ना कहीं ये कश्मीर का जो मुद्दा आया, कश्मीर और राजस्थान का क्या लेना देना है, ये बात वहीं से उठी और उसी को लेकर के बार बार से एक कवर अप करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी का। और यही मैं बात कर रहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन की या एक परसेप्शन की राजनीति की, कि भारतीय जनता पार्टी की जो परसेप्शन की राजनीति की स्ट्रेटजी है वो बहुत स्ट्रांग है। उसमें आप कौन सी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश में जो पोलिंग होती है उसमें 80% वोट तो सबका फिक्स होता है, सबको पता होता है किसको देना है। 20% वोट जो होता है फ्लोटिंग वोट जिसको हम बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पे देता है। और भारतीय जनता पार्टी के पास 3 बहुत बड़े अभिन्न अंग हैं जो उनके हेल्प करते हैं उस फ्लोटिंग वोट को अपनी तरफ लाने में। एक तो उनकी जो टीम है जो इंफॉर्मेशन करती है, दूसरा उनका एक बहुत बड़ा कैडर है आरएसएस का जो डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग करता है, और तीसरा उनके पास जो रिसोर्सेज हैं, चूंकि सरकार में है, 10 साल सरकार में है, तो कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी उस फ्लोटिंग वोट को अपनी तरफ झुका लेती है। और यही कारण है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी देखिए, हम सब वही बात कर रहे हैं कि 25 में 25 राजस्थान में आई थी, फिर भी अभी राजस्थान में डेरा डाले बैठे हुए, क्योंकि उनको वो मेंटेन करना है, जो कि उनको दिख रहा है कि शायद इस बार मुश्किल है। और मेरा ये आकलन कहता है कि इस बार 25 नहीं आएंगी, इस बार 7 से 8 सीटों पर कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ रही है राजस्थान में, और बहुत अच्छी टक्कर है। हो सकता है कांग्रेस में 6 सीट जीत जाए, हो सकता है 5 जीत जाए, हो सकता है 7 जीत जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात समझती है कि उसकी कुछ सीटें राजस्थान में कम हो सकती है, और यही कारण है कि वो अदर जगह भी फोकस कर रहे हो। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता आपको हर जगह दिख जाएंगे, छोटा नेता दिख जाएगा, वो विपक्ष के अंदर सिर्फ जो शीर्ष नेतृत्व है बस वही दिख रहे हैं। बिल्कुल अश्वनी जी, और यही चीज है जो बीजेपी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, क्योंकि उनका आपसी तालमेल जो है वो बहुत अच्छा है, और यही तालमेल विपक्ष के नेताओं में नहीं है। कोई कहीं पर बयान देता है, दूसरा उस बयान को नकार देता है, कवर नहीं करता है, और यही वजह है कि आज इंडिया अलायंस इतना कमजोर है। देखिए आज पहले चरण के मतदान होते हैं, अखिलेश यादव का बयान सामने आता है और कहते हैं कि पहले चरण के मतदान हुए, बीजेपी का पहले दिन का जो शो था वो फ्लॉप रहा। अखिलेश यादव के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? इतने कॉन्फिडेंस के साथ वो कैसे कह सकते हैं कि पहले चरण के मतदान में बीजेपी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया? जी मैं अखिलेश यादव के बयान के एनालिसिस तो नहीं करता हूं, बट मैंने अपने बात की शुरुआत में ही कहा कि जो फर्स्ट फेज में जिन जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो फर्स्ट फेज एक तरीके से इंडिया अलायंस का है, क्योंकि जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग नहीं है। कुछ सीटों को छोड़ दें, अगर उत्तराखंड को छोड़ दें, असम को छोड़ दें, झारखंड छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, बाकी जगह जितनी भी सीटों को चुनाव हो रहा है हर जगह टक्कर में है। इनफैक्ट बहुत सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, 40 सीटें तो साउथ में अकेले हैं, तमिलनाडु में 39 + 1 सीट है। तो पहला फेज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कभी था ही नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले फेज है जहां भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है वहां रहेगी, तो उसको फ्लॉप शो बोलो ना बोलो, जो हमको पता है कि पिक्चर हमारी है ही नहीं, तो उसको आप हिट शो और फ्लॉप शो नहीं बोल सकते। बिल्कुल अश्वनी जी, और फ्लॉप हुआ है शो या नहीं हुआ है, ये तो 4 जून को ही तय होगा कि जनता ने किसे चुना है और किसे हार का सामना करना पड़ा है। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त न्यूज इंडिया को देने के लिए। बिल्कुल, और आपको बता दें कि गोवा में किस तरह से लगातार चुनाव प्रचार हो रहा है, और ऐसे में जिस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर सीएम सावंत भी चुनावी मैदान में उतरे, तो पूरी तैयारी है हर तरफ से। और यूं कहे कि और आगे के चुनाव के लिए यहाँ पर जो बीजेपी के दिग्गज है या इंडिया अलायंस के दिग्गज है, वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। फिलहाल 24 के सियासत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया।